Hello, my dear students of class 10th. Welcome to Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. This is lecture number 11 of the ongoing booster revision series for class 10th ICSE Physics. We have already started with the chapter radioactivity in the previous lecture, that is lecture number 10th. The link of the playlist where all the previous lectures are arranged in a proper sequence is given in the description box of the video. If you have not watched the previous lectures, make sure to watch them. The link of the playlist is given below in the description box. So today in this lecture, we will be discussing these topics: isotopes, isobars, isotones, and properties of alpha, beta, and gamma radiation. So very important topic is this one. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. Properties of alpha, beta, and gamma radiations. In this video itself, I will discuss those important questions and what type of questions can come from the different properties. I will explain in detail. तो बहुत ही important ये सेशन है जिसमें से तुम्हें बोर्ड्स में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस ही टॉपिक से, सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा से हो सकता है कि काफी सारे क्वेश्चंस तुमको मिल जाए अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में. इसका बहुत ज्यादा चांस है, इसीलिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो स्टार्ट करते हैं. आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स. सबसे पहले इन तीनों वर्ड्स को देखते हैं, इनको समझते हैं. ये क्या है? आइसोटोप्स. वैसे ये वर्ड आई डोंट थिंक दीज आर न्यू फॉर यू पीपल. यू मस्ट हैव हर्ड आइसोटोप दिस वर्ड इन क्लास 9th एज वेल. आइसोबार क्या होता है? एंड और एक है आइसोटोन्स. इन तीनों को समझते हैं. बहुत ही सिंपल है चिल्ड्रन, बहुत ही सिंपल है. आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स होते हैं, यू शुड राइट देम. ओके, लिखो, नोट्स बनाओ. आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट के एटम्स हैविंग, ऑब्वियसली सेम एलिमेंट का एटम है तो सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए. हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. वेरी सिंपल. एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन 14 6 एंड कार्बन 12 6. इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल है. एटॉमिक नंबर्स यानी मास नंबर्स देख लो, डिफरेंट है. एटॉमिक नंबर्स सेम है. ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं. आइसोबार क्या होता है? वो होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी अलग अलग एलिमेंट के एटम्स, तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा. हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, सेम मास नंबर. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम 24 11 एंड मैग्नीशियम 24 11 12. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12. तो देखो, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास नंबर दोनों का सेम, यानी ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं. वेरी सिंपल. आइसोटोन्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग same number of neutrons. न्यूट्रॉन्स कैसे गिनेंगे? हाउ डू वी काउंट हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर? न्यूट्रॉन्स गिनते हैं, पिछले लेक्चर में भी बताया था. मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विल गिव यू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो फिर ऐसे दो स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, सोडियम 23 11 एंड मैग्नीशियम 24 11. अगर तुम ध्यान से देखो, दोनों का मैग्नीशियम 24 12, सॉरी, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होगा. ओके, देखो दोनों का, देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट, लेकिन क्या सेम है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है. 23 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास 12 आता है, एंड 24 माइनस 12 करेंगे तो भी 12 आता है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दोनों में 12 है. ठीक है. यहां पर देखो कि सोडियम का 24 11 एंड सोडियम 23 11, ये दोनों सोडियम के आइसोटोप्स हैं, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, जिन दोनों को मैंने रेड से सर्कल किया है. ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 11 से मास नंबर 24 23 डिफरेंट है.
ऑलराइट, तो आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि वो क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं। इन दोनों, इन तीनों टर्म्स को हमने पढ़ लिया. वी हैव अंडरस्टूड व्हाट दीज थ्री थिंग्स आर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, which is very very important topic, which is properties of alpha, beta and gamma radiations. तो सबसे पहले हम अल्फा से स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट राइटिंग. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल. पार्टिकल्स. जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स एक साथ निकलता है तो हम उसे बोलते हैं दैट इज अ रेडी दैट दिस इज अ रेडिएशन ऑफ अल्फा. वी कॉल इट अल्फा रेडिएशन. सो अल्फा रेडिएशन में, उस रेडिएशन में क्या रहता है, पार्टिकल्स रहता है, और उन पार्टिकल्स का नाम है अल्फा पार्टिकल्स. नाउ व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल. लिखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एन अल्फा पार्टिकल, an alpha particle is a doubly ionized helium atom. देखो काफी इंपॉर्टेंट है. doubly ionized helium atom. it consists of it consists of, अब तुम लोग बताना क्या एंड क्या. पहले तो समझ लो. डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम मतलब एक हीलियम एटम लिया और उसको दो बार आयोनाइज किया. डबली आयोनाइज, दो बार आयोनाइज किया मतलब दो बार उसके इलेक्ट्रॉन्स को हटाया. तो एक हीलियम एटम लिया. सबसे पहले हीलियम एटम को ड्रॉ करेंगे. हीलियम एटम क्या होता है चिल्ड्रन, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है 2 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है 2. दोनों ही 2, प्रोटॉन्स भी 2, न्यूट्रॉन्स भी 2. दैट मीन्स इट्स atomic number is 2 and mass number is 4, isn't it? Sum of number of protons and number of neutrons is mass number. तो mass number is 4, atomic number is 2. अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? दो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, है ना. दो प्रोटॉन्स है, तो दो प्रोटॉन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन. दैट इज व्हाई इट इज अ न्यूट्रल एटम. एटम में तो चार्ज न्यूट्रल होता है. जितना प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यू नो दिस इज बेसिक केमिस्ट्री. So this is what a helium atom looks like. लेकिन ये सिर्फ हीलियम एटम है. अब मुझे उसे बनाना है डबली आयोनाइज्ड. डबली आयोनाइज्ड मतलब मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, देखो इरेज कर दिया, अभी ये हुआ सिंगली आयोनाइज्ड. अभी ये हीलियम न्यूट्रल नहीं है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है. अभी मैंने एक और इलेक्ट्रॉन जो था उसको भी रिमूव कर दिया. तो एज अ रिजल्ट nothing, no electrons are there, तो मैंने ऑर्बिट को भी रेस कर दिया. नो इलेक्ट्रॉन्स, बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड. मैंने दो बार इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को. सो डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम ये दिख रहा है तुमको. अभी ये हीलियम एटम नहीं है, ये है डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम. डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, ये जो तुमको दिख रहा है ना, दिस इज एन अल्फा पार्टिकल. और डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम तुम्हारे सामने जो दिख रहा है ना, 2p एंड 2n, दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स, यही है अल्फा पार्टिकल. इसीलिए क्या लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ, मतलब एन अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट्स ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स. इस ही पॉइंट से यू कैन हैव टू एमसीक्यू क्वेश्चंस. दो एमसीक्यू क्वेश्चन सिर्फ इस फर्स्ट पॉइंट से ही पॉसिबल है. देखना चाहते हो कैसे? ये तो समझ गया ना कि टू प्रोटॉन्स टू न्यूट्रॉन्स कैसे हुआ, ठीक है. अच्छा, पहले सिंबल भी लिख लो, उसके बाद हम वो एमसीक्यूज करते हैं. सिंबॉलिक representation of alpha particle is, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे. हीलियम He, मास नंबर 4 है एंड एटॉमिक नंबर 2 है. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. He की जगह अल्फा का सिंबल दो. अल्फा ऊपर में 4, नीचे में 2. एकदम करेक्ट है. दिस इज एन अल्फा पार्टिकल. अब हम क्वेश्चन करेंगे. जैसे क्या क्वेश्चन पॉसिबल है, लिखो. देखो हम दो एमसीक्यूज करने वाले हैं. लिखो मेरे साथ साथ चिल्ड्रन. एन अल्फा particle is, option A, a doubly ionized hydrogen atom. B, a doubly
ionized helium ion. Option C, a doubly ionized helium atom. Option D, a doubly ionized helium molecule. Which option is correct? Obviously, a doubly ionized helium atom is correct. अभी अभी हमने पढ़ा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू के तहत करेंगे. An alpha particle consists of option A, 2 protons and 2 electrons. Option B, 2 protons and 1 neutron. Option C, 1 proton and 1 neutron. Option D, 2 protons and 2 neutrons. I hope you're getting what type of questions can be possible in from the first point. तो हमारा हो गया option number D. Option number D. 2 protons and 2 neutrons. First point से देखो दो possible MCQs किया. Second, अब करते हैं an alpha particle, second point, properties कर रहे हैं हम. अभी भी यही टॉपिक चल रहा है, properties of alpha particles. First point किया, first point से दो possible MCQs भी डिस्कस कर लिया. अब second point पे चलते हैं. An alpha particle is positively charged. कैसे positively charged? कैसे positively charged? Positively charged. देखो भाई बड़ा सिंपल है. 2 protons and 2 neutrons है. इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो इन दोनों प्रोटॉन्स पर जो पॉजिटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन्स पर तो पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, सबको पता है प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज. 2 प्रोटॉन्स पर जो पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, और न्यूट्रॉन्स जो है, न्यूट्रॉन्स पर तो कोई चार्ज रहता ही नहीं है. तो ओवरऑल अल्फा पार्टिकल पर 2 प्रोटॉन्स का चार्ज रहता है, एंड दैट इज पॉजिटिव चार्ज. सो एन अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दैट चार्ज? वो वैसे पूछता नहीं है, लेकिन वो तुम कर सकते हो. एक प्रोटॉन पर चार्ज रहता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. तो दो प्रोटॉन्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो इट इज 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम is the charge on one alpha particle. But no need to do this because this is not an important property for your examination point of view कि what is the charge of an alpha particle. वैसे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो इट्स चार्ज, क्योंकि कॉमन सेंस से ये आंसर किया जा सकता है. इट्स चार्ज इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज on one alpha particle is 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. इसको सॉल्व भी किया जा सकता है 3.2 into 10 to the power, okay, isn't it? 16 into 2 करेंगे तो 32 होता है, और डेसिमल लगा देंगे तो 3.2 हो जाएगा. 3.2 into 10 to the power 9 minus 19 कूलम्ब. समझ में आ रहा है? ये हो गया अल्फा पार्टिकल पर चार्ज. थर्ड अब लिखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट. इसका पेनेट्रेटिंग पावर का मतलब है कि वो कितना किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्स्टेकल को पेनेट्रेट कर सकता है. अगर हम कंपेयर करें अल्फा, बीटा और गामा तीनों के पेनेट्रेटिंग पावर को, तो सबसे ज्यादा पेनेट्रेट करता है गामा. यू हैव टू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उससे कम पेनेट्रेट करता है बीटा, एंड सबसे कम पेनेट्रेट करता है अल्फा. मतलब इस तरह से बोल सकते हैं, द पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज द लीस्ट अमंग अल्फा, बीटा एंड गामा, अमंग द 3 बेक्वेरल रेज. देखो ये जो तीनों रेडिएशंस हैं,
अल्फा बीटा गामा, इनको एक साथ हम बेक्वेरेल रेज बोल सकते हैं। बेक्वेरेल रेज, बेक्वेरेल है उस साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने सबसे पहले अल्फा बीटा और गामा को डिस्कवर किया था, इस इन रेडिएशंस को अपने लैब में डिस्कवर किया था। तो उन्हीं के नाम के ऊपर इन तीनों रेडिएशंस को एक साथ बोलते हैं बेक्वेरेल रेज। तो बेक्वेरेल रेज में सबसे कम पेनेट्रेटिंग पावर होता है अल्फा का, सबसे ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर होता है गामा का, बीटा लाइज इन द मिडिल। फिर है आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर मतलब जब अल्फा बीटा और गामा किसी गैस के थ्रू पास कर रहा है तो वो गैस को आयोनाइज करता है। तो सबसे ज्यादा कौन आयोनाइज करता है? अल्फा, उससे कम बीटा, और सबसे कम आयोनाइजिंग पावर किसका है? गामा। इफ यू सी, जो ऊपर में लिखा जो इनइक्वालिटी, उसका जस्ट ऑपोजिट है नीचे। ऊपर में हमने किस तरह से लिखा? अल्फा बीटा गामा, और यहाँ अब आयोनाइजिंग पावर में गामा बीटा अल्फा। हालांकि बीटा दोनों केसेस में बीच में है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कंफ्यूजन मत करना, इसका उसमें उसका इसमें मत लिखना। आयोनाइजिंग पावर ठीक से देख लो, सबसे ज्यादा होता है अल्फा का, सबसे कम होता है गामा का। पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है अल्फा गामा का, सबसे कम होता है अल्फा का। इन दोनों पॉइंट से काफी अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, मैं एक दो एमसीक्यूज इनमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है करके बताता हूं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द आयोनाइजिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल या फिर बीटा रेडिएशन is more than alpha radiation but less than beta radiation. The penetrating power of beta radiation is more than alpha radiation but less than gamma radiation. यहां गामा होगा, इधर चेंज कर लो, ऑप्शन ए में गामा, लेस देन गामा रेडिएशन। हालांकि ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ऑप्शन में यहां पे गामा है। थर्ड ऑप्शन, द पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा radiation is the least among alpha, beta and gamma radiations. Option D, the penetrating power of beta is beta radiation is more than alpha radiation but less than gamma radiation. अब तो तुम लोग आराम से बोल सकते हो, देखो किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बड़े आराम से बोल सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आयोनाइजिंग पावर ऑफ बीटा इज मोर देन अल्फा बट लेस देन गामा। नहीं, मोर देन अल्फा नहीं है, मोर देन गामा है। आयोनाइजिंग पावर की बात की जा रही है, तो आयोनाइजिंग पावर ऑफ बीटा इज मोर देन गामा बट लेस देन अल्फा होगा। तो मोर देन अल्फा बट लेस देन गामा नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट इज रॉन्ग। अगर ऐसा लिखा हुआ होता आयोनाइजिंग पावर ऑफ बीटा रेडिएशन इज मोर देन गामा रेडिएशन बट लेस देन अल्फा रेडिएशन, तो करेक्ट होता। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? द पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा इज मोर देन अल्फा। पेनेट्रेटिंग पावर को देखो, इट इज मोर देन अल्फा बट लेस देन गामा। ये ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर मैंने दो बार एक ही ऑप्शन को लिख दिया है चिल्ड्रन, एक ऑप्शन को यहां पर गलत कर देते हैं, मोर देन
इसको लेस देन कर दो, इसको मोर देन कर दो, तब ना हमारा, अदरवाइज दो ऑप्शंस सिमिलर हो गए थे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा इज मोर देन अल्फा एंड लेस देन गामा। थर्ड ऑप्शन क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा इज द लीस्ट अमंग अल्फा बीटा गामा। नहीं, लीस्ट नहीं होता है। पेनिट्रेटिंग पावर लीस्ट किसका होता है, अल्फा का होता है। फोर्थ पॉइंट भी गलत, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा इज लेस देन अल्फा, नहीं, इट इज मोर देन अल्फा। बट मोर देन गामा, नहीं, इट इज लेस देन गामा। तो ठीक है ना, हमने बी और डी में सबसे पहले तो सेम स्टेटमेंट लिख दिया था, फिर मैंने ऑप्शन चेंज किया, यहाँ मोर कर दिया, तो हमारा डी भी गलत हो गया, यानी हमारा ओनली करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आई होप दिस इज सिंपल, यू आर गेटिंग व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। इसके अलावा इसमें इस तरह से क्वेश्चन तो आ ही सकता है, एक और एमसीक्यू इस तरह से पूछा जा सकता है, विच पार्टिकल अमंग, या फिर विच रेडिएशन अमंग, विच रेडिएशन अमंग अल्फा, बीटा एंड गामा has the maximum penetrating power. Option A alpha, option B gamma, option C beta, option D all three have equal penetrating power. Obviously we know that सबसे ज्यादा penetrate करता है gamma. That means option B is correct. इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बिना एमसीक्यूज का भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, अरेंज alpha, beta and gamma radiations in decreasing order of their ionizing power. आयोनाइजिंग पावर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो, मैंने जो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स लिखा है, दोनों इनइक्वालिटीज लिखे हैं, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, इसलिए मैंने लेस देन साइन का यूज किया है। जब भी हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो, हमें ग्रेटर देन साइन का यूज करना है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर किसका होता है, अल्फा का, बीच में बीटा, और सबसे कम गामा का आयोनाइजिंग पावर होता है। तो वी हैव अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनाइजिंग पावर। समझ में आ रहा है ना, आयोनाइजिंग। और यहाँ देखो मैंने ग्रेटर देन साइन का यूज किया है क्योंकि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर अल्फा का, सबसे कम आयोनाइजिंग पावर गामा का, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। आई होप दिस इज वेरी सिंपल, यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट्स रियली नाइसली, देयर इज नो डाउट। इसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट होगा चिल्ड्रन, फोर्थ पॉइंट के बाद अब फिफ्थ पॉइंट करते हैं। वी आर राइटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, डोंट फॉरगेट दैट। अभी हम फिफ्थ प्रॉपर्टी में जाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा पार्टिकल्स affect photographic plate and also cause fluorescence on a fluorescent material like zinc sulfide screen। ये जो पॉइंट हमने लिखा ना कि अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेडिएशंस फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ फ्लोरेसेंट मटेरियल जैसे जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर फ्लोरेसेंस यानी शाइन कॉज करता है। ये पॉइंट बीटा पार्टिकल्स के लिए भी वैलिड है और गामा रेडिएशन के लिए भी वैलिड है। तो आगे हम बीटा के प्रॉपर्टीज लिखने वाले हैं, गामा के प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे, उसमें देखना ये पॉइंट रहेगा कि वे दोनों रेडिएशंस भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है और फ्लोरेसेंस कॉज करता है। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कॉमन प्रॉपर्टी है। अब लिखते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम इस पॉइंट को समझेंगे डायग्राम से, एक सेपरेट टॉपिक में इसको समझेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पास करता है तो वो डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्ट मतलब अपने रास्ते से भटकता है। मैग्नेटिक फील्ड से भी जब पास करता है तो तब भी वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट करता है, यानी बेंड करता है। तो वी विल डू दिस टॉपिक, दिस पॉइंट एज अ सेपरेट टॉपिक विद द डायग्राम्स। इस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है बोर्ड्स में, ठीक है। तो अभी हमारा ये 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अल्फा का कंप्लीट हुआ। अब हम बीटा पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। एक चीज ध्यान से सुन लो, अल्फा और बीटा में, अल्फा और बीटा में दोनों एक साथ कभी भी एमिट नहीं होता। या तो अल्फा एमिट होगा या तो बीटा एमिट होगा, और उनके किसी एक के साथ जो भी एमिट हुआ, अल्फा एमिट हुआ या बीटा एमिट हुआ, उसके साथ साथ गामा एमिट हो सकता है। लेकिन आउट ऑफ अल्फा एंड बीटा दे आर नेवर एमिटेड टुगेदर, ओनली वन ऑफ द पार्टिकल्स विल बी एमिटेड एट अ टाइम। मतलब एक साथ एमिट नहीं होता है अल्फा और बीटा। अल्फा एमिट हुआ उसके बाद बीटा एमिट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, बीटा पार्टिकल्स का सबसे पहला पॉइंट लिखो, ये क्या होता है? दीज आर फास्ट मूविंग electrons emitted from the nucleus of an atom। एटम के न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो दिमाग घूम गया, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में कहां से होगा सर? हियर डोंट कंफ्यूज दिस वर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक केमिस्ट्री में जब भी तुमने इलेक्ट्रॉन्स सुना है, you have always thought of orbital electrons, but here the term electrons mean negatively charged particles। एकदम सिंपल सी बात है, these electrons are not those electrons। so these are basically, इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब ही है फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स emitted from nucleus of the atom। एटम के न्यूक्लियस से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स जैसा ही इसका इसका चार्ज होता है, इसका चार्ज भी नेगेटिव चार्ज होता है। और एक बीटा पार्टिकल पर भी एकदम एग्जैक्टली उतना ही चार्ज होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लिखा गया है। हालांकि वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, वो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो अलग है। दिस इज नॉट दैट इलेक्ट्रॉन। इन्हें इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ इसलिए कहा गया है बीटा पार्टिकल्स को, बिकॉज दे हैव द सेम चार्ज एज एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। ओके, सो मैग्नीट्यूड कितना होता है ऑफ चार्ज ऑन वन बीटा पार्टिकल is same as that of an electron, यानी -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। क्लियरली दिख रहा है कि बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। अब ये तो क्लियर होना चाहिए, एकदम दिमाग में सेट कर लेना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। there should be no confusion regarding this। symbolic representation of beta particle, कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे चिल्ड्रन? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चलो करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बीटा पार्टिकल का होता है, बीटा लिखो ऊपर में 0 नीचे में -1, बीटा लिखो ऊपर में 0 नीचे -1। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा पार्टिकल। आयोनाइजिंग पावर, ये ऑलरेडी तुम जानते हो कि इट इज मोर देन अल्फा बट लेस देन गामा। पेनेट्रेटिंग पावर, इट इज मोर देन गामा। मैंने उल्टा लिख दिया ना। आयोनाइजिंग पावर इज मोर देन गामा, लेस देन अल्फा। आयोनाइजिंग पावर, अल्फा का सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर होता है। पेनेट्रेटिंग पावर सबसे कम किसका होता है? अल्फा। सो पेनेट्रेटिंग पावर इज मोर देन अल्फा एंड लेस देन गामा। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर। वो सेम जो मैंने अभी अभी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स में लिखा है, मैंने उसी को यहां पर लिख दिया है।
आयोनाइजिंग पावर का और पेनेट्रेटिंग पावर का। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक बार ऑलरेडी लिख दिया हूं, लेकिन फिर भी यहां लिख दिया। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि बीटा पार्टिकल्स अफेक्ट photographic plate photographic plate and also cause fluorescence on striking zinc sulfide screen zinc सल्फाइड स्क्रीन। देखो मैंने बताया था कि ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन प्रॉपर्टी है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सेवेंथ पॉइंट क्या है कि ये भी डिफ्लेक्ट करता है, गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैंने जैसे बताया था उस टाइम, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने अल्फा पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज पढ़ा था, कि इस पॉइंट को हम डायग्राम से समझेंगे। ओके, आने वाले मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डू दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेडिएशन। देखो गामा पार्टिकल्स कभी नहीं बोलते हैं क्योंकि गामा पार्टिकल होता नहीं है, वो एनर्जी होता है, वो एक रेडिएशन होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेडिएशन, और अल्फा बीटा को हम रेडिएशन बोल सकते हैं, लेकिन उसमें पार्टिकल होता है, सो इट्स अ रेडिएशन ऑफ पार्टिकल्स, रेडिएशन कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स। बट गामा इज अ रेडिएशन कंसिस्टिंग ऑफ एनर्जी रेडिएशन। ओके, तो सबसे पहले गामा का क्या होता है कि इसका कोई चार्ज नहीं होता, अनचार्ज, न तो पॉजिटिव चार्ज न तो नेगेटिव चार्ज। इसका जो स्पीड होता है वो होता है बिल्कुल लाइट के तरह, स्पीड सेम एज ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। Now the third point is again the same as I have already said, that they affect, that gamma radiations also affect the photographic plate and also cause fluorescence on zinc sulfide screen. So that point is similar. So there's no need to, worry about it. Write down that point. They affect the photographic plate and cause fluorescence on striking a zinc sulfide screen. Zinc sulfide screen is a fluorescent material. Zinc sulfide screen. अच्छा, अभी जो डिफरेंस है, इस पॉइंट पर डिफरेंस है। यहां पर हमने लिखा था अल्फा एंड बीटा दोनों के लिए कि दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। गामा का कोई चार्ज नहीं होता। गामा रेडिएशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, उससे डिफ्लेक्शन नहीं होता है। अच्छा, यहां पर मैंने इन दोनों को नहीं लिखा है। ओके, बार बार एक ही चीज को क्या लिखना, तुम जान ही रहे हो कि गामा का प्रॉपर्टी है, गामा रेडिएशन का आयोनाइजिंग पावर सबसे कम, द आयोनाइजिंग पावर ऑफ गामा रेडिएशंस इज द लीस्ट व्हाइल द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द गामा रेडिएशंस इज मैक्सिमम। इन दोनों पॉइंट्स को तो तुम सेपरेटली लिख सकते हो, एक आयोनाइजिंग पावर, एक पेनिट्रेटिंग पावर का। मैंने लिखा नहीं है, तुम लोग लिख लेना, क्योंकि सेम पॉइंट हमने अल्फा में भी लिखा है, बीटा में भी लिखा है। अब गामा के लिए गामा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, एकदम सेम है। ठीक है, and the last point is that, which is a very important point, is that gamma radiations can pass easily through human body and therefore cause immense biological damage by killing
लिविंग सेल्स एंड टिश्यूज बहुत ही हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। लिविंग सेल्स एंड टिश्यूज को किल कर देता है। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है मेडिकल फील्ड में। कहां पर? टू किल द कैंसरस सेल्स। जब वो सेल को किल करता है तो क्यों ना हम इसे कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए यूज करें। इसलिए इसका यूज कहां होता है? गामा रेडिएशंस आर वेरी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट। ये पॉइंट से क्वेश्चन कई बार आया है कि कौन सा रेडिएशन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये एमसीक्यू के तहत भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? ऑप्शन ए अल्फा रेडिएशन, बी बीटा रेडिएशन, सी गामा रेडिएशन, डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी टिक करोगे, गामा रेडिएशन। दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, नेम वन यूज ऑफ गामा रेडिएशन। क्या यूज है? इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देख रहे हो, मैं बोल दे रहा हूं वर्बली भी किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इन पॉइंट्स से। तो आज हमने इतना कवर अप किया प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा। आगे हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कैसे अल्फा बीटा गामा डिफ्लेक्श होता है या नहीं होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक बैकग्राउंड रेडिएशंस को। उसके अलावा भी कुछ थियोरेटिकल टॉपिक्स और भी बचे हुए हैं, उन सबको हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, God bless you. If you have not subscribed to the channel yet, subscribe to it. Press the bell icon next to it so that you don't miss out any video, and share it with your friends. Thank you. God bless you. Take care.